Hello, everybody. Welcome to the lecture 1B of the PYQ series. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इमरजेंसी के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस किया था बहुत ही कम टाइम में. ठीक है. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी है वो है प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. क्या होता है प्रेसिडेंट रूल? ठीक है. तो आर्टिकल 355 के अंदर क्या गिवन है कि सेंटर की ये ड्यूटी है कि उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चले. ठीक है. तो इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो सेंटर है वो क्या कर सकती है? आर्टिकल 356 का यूज कर सकती है. ठीक है. इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो क्या है बेसिकली आर्टिकल 356 में कि अगर किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, यानी कि विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उस केस में सेंटर जो है वो क्या कर सकता है? स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको टेक ओवर कर सकते हैं. ठीक है. तो इस टाइप की जो इमरजेंसी होती है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. या फिर कभी कभी स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसको कह देते हैं. ठीक है. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. अब बात आती है कि किस बेसिस पर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है. ठीक है. तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356 इनको 2 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिक्लेयर किया जा सकता है. ठीक है. और ये गिवन है, एक तो आर्टिकल 356 में, एक आर्टिकल 365 में. ठीक है. तो आर्टिकल 356 में क्या गिवन है? आर्टिकल 356 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं अगर उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं. ठीक है. अब ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट को अपने आप आ जाए, या फिर उन्हें खुद लगता हो, या फिर गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर उन्हें ये लगता हो. ठीक है. तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी स्टेट के अंदर जिस भी गवर्नर की रिपोर्ट आई है उस स्टेट के अंदर वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आर्टिकल 365. इसमें क्या गिवन है कि जब भी कोई स्टेट क्या हो जाएगा? सेंटर के किसी डायरेक्शन को मानने में फेल हो जाता है. मतलब अगर सेंटर ने स्टेट को कोई ऑर्डर दिया है या फिर कोई डायरेक्शन दिया है, ठीक है, और ये डायरेक्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंडर है और स्टेट उनको नहीं मानता है, तो ऐसा प्रेसिडेंट मान सकते हैं क्या कि भाई अब तो सिचुएशन आ चुकी है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है. ठीक है. तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं? वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं. तो ठीक है. तो ये 2 ग्राउंड्स थे, एक आर्टिकल 356 में, एक 365 में. नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि भाई अप्रूवल कैसे लगता है. ठीक है. जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि उसमें भी अप्रूवल लगते हैं, फिर कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल लगते हैं. इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है. क्या चेंजेस है? कि अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है, ठीक है, तो ये जो प्रोक्लेमेशन है ये दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर था, विद इन 2 मंथ्स क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए. ठीक है. मान लीजिए जिस भी डेट को इशू हुआ फिर उसके बाद 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, फिर ये अप्रूव हो जाना चाहिए. ठीक है. अब मान लेते हैं क्या कि अगर ये 2 मंथ्स के बीच में लोकसभा जो है वो हमारी डिसॉल्व हो जाती है, तो यही रूल हमने पढ़ा था किसमें? नेशनल इमरजेंसी में. क्या कि जब भी वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, जब भी क्या होगी? वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उसके 30 डेज बाद तक, ठीक है, जो भी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 डेज बाद तक ये जो है प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करता है. उसके बाद नहीं करेगा अगर इन्होंने अप्रूव नहीं किया है तो. कंडीशन वही है कि विद इन मीन टाइम राज्यसभा जो है वो क्या कर दे? उसको अप्रूव कर दे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें हम कि अगर दोनों हाउसेस से अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो 6 मंथ तक चलता है और इसको हम मैक्सिमम 3 पीरियड्स तक या 3 ईयर्स तक, बेसिकली 3 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. और हर 6 महीने में क्या लगेगा? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है. ठीक है. और वही कंडीशन लोकसभा वाली हमने पढ़ी. क्या अगर लोकसभा जो है इसी टाइम पीरियड में डिसॉल्व हो जाती है तो उनकी फर्स्ट सिटिंग से
30 डेज बाद तक ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करता है। कंडीशन क्या है? इन द मीन टाइम राज्यसभा उसे अप्रूव कर दे। ठीक है, कंटिन्यूएशन को नेक्स्ट देखिए कि अगर हमें प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है, ठीक है, तो वो जितने भी रेजोल्यूशंस होंगे वो दोनों में से किसी भी हाउस में पास हो सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, उसमें क्या लग रहा था? स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी में। इसमें क्या लगती है? सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग, जितने प्रेसिडेंट है उसकी मेजोरिटी और उन्होंने वोट कर दिया बस। ठीक है, अब क्या था? ये जो हमने पढ़ा था ना 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे बहुत सारे सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इससे क्या हुआ था? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड भी एक नए प्रोविजंस जो थे वो ऐड हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती? एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? कि भाई नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में हो, या तो पूरी कंट्री में या फिर किसी पार्ट में उस स्टेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इलेक्शन कमीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए या फिर वो सर्टिफाई कर दें कि भाई असेंबली के इलेक्शन जो है वो अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, डिफिकल्टी होगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 1 साल से ज़्यादा वो एक्सटेंड हो सकता है, वरना नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। क्या है कि जो रेवोकेशन है, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया गया है, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है उसे किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन इशू करके, और इस इशू के लिए, मतलब इस प्रोक्लेमेशन के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगता, सिर्फ लगाने के लिए लगता है, हटाने के लिए नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के? तो सबसे पहले तो ये कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर की जो पावर हो गई या फिर बाकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी जो भी स्टेट के अंदर, उन सब की। नेक्स्ट क्या है? वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं क्या कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी पावर पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करेगी। कौन कर सकता है डिक्लेयर? ओनली प्रेसिडेंट। और वो क्या कर सकते हैं? he can take all necessary steps including suspension of constitutional provision related to antibody or the authority of the state। मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेट को चलाने के लिए जो भी स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे वो सब ले सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन गिवन है तो वो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं स्टेट को चलाने के लिए ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कॉन्सिक्वेंसेज में ये और पढ़ते हैं क्या कि सिंपल सी बात है कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है किसी भी स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उनके स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी होंगे उनकी हेल्प से। ठीक है, या फिर और किसी की एडवाइस से जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो एडवाइस देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसलिए बोलते हैं बेसिकली जो आर्टिकल 356 है ना, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि प्रेसिडेंट के हाथ में काफ़ी सारी पावर जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो प्रेसिडेंट है वो तो सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं किसको? स्टेट की असेंबली को। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई भी बिल पास करना होगा, एक्ट बनाना होगा, तो फिर कौन करेगा? पार्लियामेंट पास करेगा। ठीक है, चाहे बिल्स हो चाहे स्टेट का बजट हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, इसमें कुछ खास आपको समझाने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लेते हैं क्या कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया या फिर प्रेसिडेंट ने क्या करा, कोई भी लॉ बनाया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट रूल के ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यूएशन में रहता है। नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट रिलेटेड, कि वो इमरजेंसी ख़त्म होते ही वो भी कुछ टाइम तक ही सर्वाइव करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट ने या फिर प्रेसिडेंट ने जो भी लॉ बनाया हो वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं क्या अगर
स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा इलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको रिपेल कर सकते हैं, फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या नहीं कर सकते, स्टेट हाई कोर्ट्स की पावर नहीं ले सकते, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अपना काम करना, ठीक है। तो वही सिंपल वही कि भाई जो उनकी पोजीशन है, जो उनका स्टेटस है, उनकी जो पावर्स है, जो भी फंक्शंस हैं स्टेट हाई कोर्ट के, वो रहते हैं एज इट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो देखिए ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्या कि 1950 के बाद से जो प्रेसिडेंट रूल है ना, उसे 125 से ज़्यादा बार अलग अलग स्टेट्स में इम्पोज किया जा चुका है, ठीक है। यानी कि 2 साल में लगभग लगभग एवरेज देखें तो हम ट्वाइस अ ईयर, 1 साल में 2 बार, ठीक है। और बहुत बार ऐसा हुआ है क्या कि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था ना, उसके पीछे कोई भी जस्टिफाइबल रीज़न नहीं था, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को अंजाम देने के लिए या फिर पर्सनल रीजन की वजह से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में गिवन है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें ये सेटिस्फेक्शन हो चुकी है। क्या सेटिस्फेक्शन, कि भाई अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो हमारी कंट्री है उसका क्रेडिट या फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, ठीक है, या तो पूरी कंट्री के लिए या कि फिर कंट्री के किसी पार्ट के लिए, ठीक है। अब 38 अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोला गया था कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये जो उनका डिसीजन होगा वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पे नहीं जा सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। और ये बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं है, जुडिशियली उसे रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो वही है अप्रूवल की अगर हम बात करें तो क्या है कि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, ठीक है, जिस दिन इशू हुआ उसके 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, उसको अप्रूवल करना पड़ता है। और वही सेम कंडीशन कि अगर इसमें इस टाइम पीरियड में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज बाद तक वो सर्वाइव करता है, उसके बाद नहीं करेगा अगर अप्रूव नहीं किया तो। कंडीशन वही है कि इन द मीन टाइम राज्यसभा से अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर एक बार अप्रूवल मिल गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना वो इनडेफिनेटली चलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है कि भाई कब तक इसको चलाए रखना है, ठीक है। और रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होते, उसमें चाहिए थे ना आफ्टर एवरी 6 months, इसमें नहीं चाहिए होते, ठीक है। और सिंपल मेजॉरिटी से ये बोथ हाउसेस से पास हो सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम जब उनका मन चाहे यानी कि सिंपल सा जब उन्हें, ठीक है। और इस रिवोकेशन के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस दे रखा है जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया। अब बात करते हैं अफेक्ट्स क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी के। तो सिंपल सी बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की वो स्टेट तक पहुंच जाती है, किस किस चीज़ में, कि वो किसी भी स्टेट को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आपको अपने फाइनेंशियल मैटर जो है वो इस तरीके से हैंडल करने हैं, ठीक है। जो हमने बता दिया आपको इसी तरीके से हैंडल करने हैं, उसके अलावा वो स्टेट किसी और तरीके से उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर और कुछ डायरेक्शन जो प्रेसिडेंट को ठीक लगे, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट का डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से हो सकता है कि अगर वो बोलें कि भाई आप सैलरीज या फिर अलाउंसेज जो है वो किसी भी क्लास की या फिर किसी भी पर्सन की जो स्टेट में सर्व कर रहा है उसको रिड्यूस करिए, ठीक है। जो मनी बिल्स होते हैं स्टेट के या फिर जो बाकी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं स्टेट को, किस लिए कि भाई आप
इन ऑफिसर्स की या फिर इन पर्सनस की जो यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी भी सैलरी कम कर दीजिए अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, कौन दे सकता है ये ऑर्डर? प्रेसिडेंट। तो ये सारे क्या हमने पढ़े अभी, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी हमारी उसके अंदर सवाल पूछा गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है, हमें पता है कि 1991 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर डिक्लेयर नहीं हुई। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।